नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं दीपक उनियाल। और लास्ट वीडियो को यार आपने इतना प्यार दिया, आप उसको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा कीजिए, क्योंकि यार ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो कि अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने जीटी और जीएसटी के बारे में बात की थी और बहुत सारे लोगों के उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैंने अभी अप्लाई किया है या मुझे ऑफर आ चुका है, तो क्या जीटी देना पड़ेगा या जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसका सिंपल सा आंसर यार, अभी जीटी चल रहा है फिलहाल और जीएसटी वगैरह अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है या एक तरीके से कहीं प्रपोजल है। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि अब अप्लाई हो चुका है, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो जीएसटी की तैयारी कीजिए, राइट। तो जीएसटी देखिए यार, जीएसटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपके कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में पता कीजिए, और यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, यहाँ का कल्चर वगैरह जान के थोड़ा उसको पहले ही मतलब एक तरीके से होमवर्क आपका होना चाहिए उस चीज़ पे, राइट। तो चलिए, ये तो रही बात पिछली वीडियो की और क्या क्या क्वेश्चंस आपने पूछे। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये रहेगी कि यार देखिए, जैसे अगर आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है लाइक 2024 में, तो तब तक जीएसटी आने के चांसेस हैं, तो उस चीज़ पे भी फोकस रखिए अपना कि, और अब आँख गड़ा के रखिए यार कि कब जीएसटी आ रहा है या कब जीटी चला गया एंड ऑल दैट। तो जब अप्लाई करेंगे तो आपको वैसे भी पता रहेगा, आपका एजेंट भी आपको बताता रहेगा साथ में। बट कई बार एजेंट भी धोखा देते हैं यार, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अपनी आंखें भी और अपने कान भी खुले रखना कि क्या क्या चल रहा है, राइट। तो चलिए, उस चीज़ को अब पीछे छोड़ते हुए अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। आप बहुत सारे लोग जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे टूरिस्ट वीज़ा भी रिजेक्ट होते हैं। मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ के रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ को एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वीज़ा चलते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कि उसका रीज़न क्या है, जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, जिनका वीज़ा एक्सेप्ट होता है, उसके पीछे रीजन्स क्या हैं और क्या क्या स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि उनके वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो अभी जीटी चल रहा है, तो हम जीटी के हिसाब से बात करेंगे। जब जीएसटी आएगा तो जीएसटी के बारे में बात की जाएगी आगे फ्यूचर में। तो जीटी में देखिए क्या क्या होता है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने अपने, जब उनके डिसीजन आए रिजेक्शन के, तो उन्होंने भेजे भी थे, मुझे मेल किए थे, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। और आप लोगों का भी अगर किसी का कभी रिजेक्शन आया हो तो उसमें क्या क्या रीजंस लिखे हुए हैं या आपने एसओपी किस तरीके से बनाया हो, अगर आप शेयर करना चाहें, मैं आपको फीडबैक भी दे सकता हूँ जैसे मुझे वक्त मिले तो आप भेज सकते हैं मुझे। मैं ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईमेल आईडी मिल जाएगी आपको। तो इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, या आपको साथ में इंस्टाग्राम की आईडी भी दिख रही होगी, तो उस पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो एक मैं आपको रीजन बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है वीज़ा रिजेक्शन का। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बात की थी। तो जनरली होता क्या है दोस्तों, जब भी वीज़ा रिजेक्शन होता है तो उसका जनरली रीजन होता है आपका ये माइग्रेशन जो रेगुलेशंस हैं उसमें एक क्लॉज होता है 500.212, ठीक है, और एक शेड्यूल 2 के नाम से उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है। वो क्लॉज क्या करता है, वो आपको ये बताता है कि यार आपको टेम्प्रेरी यहाँ पे आना है, और टेम्प्रेरी तरीके से अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। तो उस क्लॉज के अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ कहें कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करती हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी। काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है कि जो आपकी, मतलब आप समझ लीजिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट, और एग्ज़ाम चेक करने वाले के मूड पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो आपने जो लिखा है उसको क्या समझ ले, उसके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे जो वीज़ा आपने आपकी एप्लीकेशन और इंडिया वाला ही चेक कर रहा है, ठीक है, तो शायद से उसके पास वो समझने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप किस मेंटेलिटी से वो वीज़ा में जो भी आपने एसओपी अपना लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा है, क्या मेंटेलिटी है आपकी, क्योंकि इंडिया वाला ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इस क्लॉज के बारे में आगे बात करते हैं। ये क्लॉज क्या क्या कहता है, ये क्लॉज कहता है कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट उस स्टूडेंट को या मतलब कोई अगर टूरिस्ट वीज़ा भी आप अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा का तो मेरा खुद का ही एक एक्सपीरियंस है, मैं कभी शेयर करूंगा आपके साथ, बट आज स्टूडेंट वीज़ा पे फोकस करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स को ये कंसिडर करते हैं। वो फैक्टर क्या क्या हैं, जैसे एप्लीकेंट की सर्कमस्टांसेस क्या है होम कंट्री में, जहाँ से भी आप आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इंडिया से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अब सर्कमस्टांसेस में देखो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन आती है आपकी, और पॉलिटिकल सिचुएशन आती है, या सिविल अनरेस्ट आता है,
और पर्सनल टाइज क्या है आपकी कंट्री में, वो सब चीजें आती हैं। तो इन चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये भी है, देखिए जो ये फैक्टर्स लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, ये फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, आपको अपने एसओपी में इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से अपना एसओपी बनाना है। जैसे मैं पर्सनल टाइज की बात करूं तो पर्सनल टाइज में आप अपने पेरेंट्स का और आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो भी आप जिस तरीके से आप ये दिखा सकते हैं कि मैं अपनी कंट्री से लिंक्ड हूं और वापस जाने के मेरे हाई चांसेस हैं, वो आपको दिखाना है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टाइज, पर्सनल टाइज। इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास वहां पे मतलब देखिए आप रिच कैटेगरी में हैं, पुअर कैटेगरी में हैं या मिडिल क्लास, अपर लोअर किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास वहां पे आपको ये कंसिडर किया जाता है कि यार आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपका फोकस ये हो सकता है कि यार मैं अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा हूँ या हमारी जो फैमिली सिचुएशन है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं दूसरी कंट्री में जाके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। इस तरीके का सोच और विचार आपके मन में हो सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हर केस ऐसा होगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है शायद से आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है और आपको बहुत अच्छा कंट्री का, क्योंकि एक तो हाई पॉपुलेशन के चक्कर में भी हो सकता है और हाई कंपटीशन के चक्कर में भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी एजुकेशन कहीं और से करना चाहता हूँ जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, कम कॉम्पिटिशन हो, वहाँ पे जाके मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये भी आपका विचार हो सकता है, बट जो आपका वीजा एप्लीकेशन चेक कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि आप ये सोच रहे हैं, राइट। तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने एसओपी में कि उसको ये लगे कि आप यहाँ पे टेम्पररी तरीके से आना चाहते हैं और आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इज ओके। क्योंकि मैं एक वीजा एप्लीकेशन का एसओपी देख रहा था, उसमें स्टूडेंट ने मतलब अपनी जो फैमिली इनकम दिखाई हुई थी इतनी कम थी, तो उससे उसी इनकम को देख के इस तरीके से पता चल रहा था कि यार ये वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसने इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं दिखाई हुई थी। तो आप जब भी लिखें इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरीके से उसको मोल्ड अप करके लिखिए। अगर बहुत अच्छी नहीं है तो उसको आपको इस तरीके से लिखना होगा कि लगे कि इट्स ओके, या आप उसको मेंशन उस तरीके से ना करें, राइट। तो आपका एजेंट भी आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ में, होपफुली। कई बार नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल एंड सिविल अनरेस्ट की बात हो रही है। तो पॉलिटिकल सिविल अनरेस्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए पॉलिटिकली अनस्टेबल आपकी कंट्री में कुछ माहौल चल रहा है, या सिविल अनरेस्ट का मतलब है दंगे फसाद एंड ऑल दैट, ये सब चीजें अनरेस्ट का मतलब यही होता है, राइट। तो अगर इस तरीके से कोई आपकी कंट्री में सिचुएशन चल रही है तो उसमें भी फिर हाई चांसेस हो जाते हैं। तो वो अगर पूरी कंट्री में ऐसा हालात है तो फिर वो तो सबके लिए होंगे, वो आपके लिए किसी एक स्पेशल कैंडिडेट के लिए नहीं होंगे। तो इसको हम अभी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानते हैं। अगर पूरी कंट्री के साथ होगा तो फिर आपके साथ भी होगा। बट अगर इकोनॉमिक एंड पर्सनल टाइज की जो बात की जाए वो आपके साथ पर्सनल तरीके से हो सकता है, एंड ऑल दैट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट यू राइट ऑन योर एसओपी। अगला स्टेप है दोस्तों एप्लीकेंट की पोटेंशियल सर्कमस्टांसेस इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स टाइज विद द ऑस्ट्रेलिया। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में क्या है। अब देखो, आप अभी ऑस्ट्रेलिया आए नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन के बारे में और इस सिचुएशंस को फैक्टर्स क्यों मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया आए तो नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे पहले से रहता है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली मेंबर, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, और अदर कोई क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो, राइट। आप खुद ही सोचो, अगर आपका कोई यहाँ पे क्लोज रह रहा है तो आपके हाई चांस हो जाते हैं यहाँ पे बने रहने के, उसके मुकाबले जिसका अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये एक लॉजिकल तरीके से भी ठीक है चीज, लेकिन इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि अगर आपको कोई यहाँ पे टाइज हैं तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई टाई यहाँ पे है तो उसको ना दिखाएं तो बेहतर है। आप एक तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं, आपकी इंडिपेंडेंट तरीके से ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें ये लगेगा कि यार हो सकता है आप टेम्पररी आने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई है तो हाई चांसेस है कि आप ये लगे उनको कि आप परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हुए वो मनी वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको यहाँ पे भी है लेकिन आप वहाँ पे बहुत रिच हैं तो फिर हाई चांस है कि यार, मतलब हाई चांस इनको लगता है कि हाई चांस है कि आप वापस जा सकते हैं, राइट। तो वो आप इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपना एसओपी कि क्या क्या लिखना है, ओके। इसके अलावा दूसरा, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर आपने मान लीजिए ऐसा लिख लिया कि मैं अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहा हूँ और उसके साथ ही रहूंगा, तो फिर हाई चांसेस है कि आप यहाँ पे सिर्फ
तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए बन सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अपने वीज़ा में जब भी आप लिख रहे हैं। उसके अलावा एक और है इंपॉर्टेंट बात कि वैल्यू ऑफ द कोर्स टू द एप्लीकेंट्स फ्यूचर। तो आप जो भी कोर्स करने वाले हैं उसकी आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है। तो कई बार क्या होता है, देखो जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, उनका कहना है कि एजेंट ने हमको ये कोर्स दिला दिया। ठीक है यार, एजेंट ने आपको कोर्स दिला दिया तो उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है वो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये तरीका और ये रीजन तो एसओपी के अंदर नहीं चलना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू हो सकती है। तो कोशिश करिए, आप होमवर्क कीजिए, उस चीज़ पे आइडेंटिफाई कीजिए इस कोर्स की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है और उससे मुझे एम्प्लॉयमेंट गेन करने में क्या मदद मिलेगी। तो जब तक जीएसटी नहीं आएगा तब तक जीटी चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाना है कि ये जो कोर्स है आपकी लाइफ में, आपकी होम कंट्री में या अदर किसी नेशन में आपके लिए कितना हेल्पफुल रह सकता है और आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं एंड ऑल दैट कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया और उस कोर्स से ये पता चल रहा है कि यार आप अपनी होम कंट्री में तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा, जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन चेक होगी तो उनको मोस्ट प्रॉब्ली ये लगने वाला है कि यार आप वापस क्यों जाएंगे जब आपको यहाँ पे मॉनेटरी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो राइट, तो करियर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो इस कंट्री में कंपेयर टू अदर कंट्री कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है। इसका रीजन देखो दोस्तों, और भी मैं आपको एक और अच्छे तरीके से बताता हूँ। कई कोर्सेज क्या होते हैं, देखिए जैसे इंडिया की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे भी हैं। बट कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा इंडिया में मान लीजिए नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने दोस्तों से आपको पता चल जाएगा जो कहेंगे यार कि इस कोर्स का तो यार इंडिया में तो कुछ स्कोप है ही नहीं लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है। मान लीजिए कोई मैकेनिकल वाला है स्टूडेंट या कोई ट्रांसपोर्ट वाला स्टूडेंट है, वो कह सकता है कि यार ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी में या जापान में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है लेकिन इंडिया में बहुत स्कोप नहीं है। तो इस टाइप के कोर्सेज वो भी एक तरीके से आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मेरी होम कंट्री में या किसी थर्ड कंट्री में कितना स्कोप लेके वो कोर्स आपके लिए आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है, इसके अलावा दोस्तों आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, यानी कि एप्लीकेंट की इमिग्रेशन हिस्ट्री की वो किस किस कंट्री में उसका वीज़ा पहले से लगा हुआ है आज तक, मतलब इससे पहले जब कहीं और कंट्री में आपने हो सकता है विजिट किया होगा तो उस कंट्री में अगर आपने विजिट किया है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो क्या आपने वहाँ पे वीज़ा के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे उनको फॉलो किया, उससे कंप्लाइंस किया है या नहीं किया है, या आपने कुछ रूल्स पहले से कहीं किसी कंट्री में या इसी कंट्री में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आके ब्रेक किए हैं। तो अगर ऑफकोर्स आपने ब्रेक किया है तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है। बट अगर आपने पूरी तरह से वीज़ा के रूल्स को फॉलो किए, आप दूसरी कंट्री में भी गए, घूमने फिरने गए या कभी एजुकेशन लेने भी गए लेकिन वहाँ से फिर वापस चले गए अपनी कंट्री में, तो वो ये दिखाता है कि हाँ यार ये पहले से इसके पास ऐसे कुछ हमारे पास देखने का ऐसा एक सबूत है या ऐसे प्रूफ्स हैं कि ये जाता तो है बट वापस चला जाता है। तो कुल मिला के वो एक तरीके से उस चीज़ को दिखाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं मानता नहीं हूँ कि है वैसे, बट ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से चेक किया जाता है। दूसरा है दोस्तों, अगर आप माइनर हैं तो माइनर का तो देखो कोई इंटेंट नहीं होता है, लेकिन माइनर के पेरेंट्स का या उसके जो लीगल गार्जियंस हैं उनका क्या इंटेंट है वीज़ा फाइल करने के पीछे वो देखा जाता है। राइट, तो माइनर को तो माइनर क्या कर सकता है बेचारा, राइट, वो तो अपना डिसीजन लेने के अभी काबिल नहीं है, इस तरीके से समझा जा सकता है। उसके पेरेंट्स या उसके जो लीगल गार्जियंस हैं वही उसके दम पे उसका डिसीजन ले रहे हैं, तो उनका क्या इंटेंशन है वही मैटर करेगा इस केस में। तो दोस्तों ये रहे फैक्टर्स, और इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे एक स्टूडेंट ने मुझे अपना रिजेक्शन लेटर भेजा था, तो मैं आपको उसमें रीजन बता देता हूँ क्या क्या लिखे थे यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के रिजेक्शन में जनरली क्या होता है कि वो एक बहुत लंबा चौड़ा रीजन लिख के देते हैं ताकि आप तैयार हो सको उन रीजन्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। तो ये पर्टिकुलर जो वीज़ा रिजेक्शन रीजन्स हैं इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एप्लीकेंट के फैमिली टाइज अपनी कंट्री में तो हैं, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा है कि फैमिली टाइज उस स्टूडेंट्स के वहाँ पे हैं और उनको हम कुछ वेट दे भी रहे हैं, यानी कि कुछ हम उसको कंसिडर करके चल रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इतना अच्छा इंसेंटिव नहीं है स्टूडेंट के पास कि वो इन टाइज की बदौलत इंडिया वापस चला जाए या अपनी कंट्री वापस चला जाए। राइट, तो इनको लगता है कि जो स्टूडेंट के पोटेंशियल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं उसकी होम कंट्री में वो उतने अच्छे नहीं है अगर उस कोर्स को करने के बाद वो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में रहे तो ये भी इन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, और इस
इस पॉइंट के दम पे, एक पॉइंट ये था, उसके दम पे उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है, और क्या क्या लिखा हुआ है कि जिस तरीके से स्टूडेंट ने अपने एसओपी में बताया है कि वो ये सारी चीज़ें अपना गोल अचीव करेगा, यहाँ से कोर्स करने के बाद वापस अपनी कंट्री जाएगा और वहाँ पे ये सारे काम करेगा इस कोर्स को करने के बाद, बट जो उसने अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन एसओपी के अंदर लिखी हुई है वो लग नहीं रहा है उससे कि वो उस चीज़ को कैसे अचीव कर पाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के इन्होंने लिखा है कि जो आपने अपने एसओपी में जो अपनी जो कम इनकम दिखाई है फैमिली की, वो और उसके दम पे हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, राइट। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी लिखी है कि स्टूडेंट ने कहा है कि मैं अपनी कंट्री में जाके ये करने वाला हूँ, मैं ये करियर को लेने वाला हूँ, बट स्टूडेंट ने किसी कन्विंसिंग एविडेंस से इस बात को सपोर्ट नहीं किया है या कोई कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं दिया है इसके पक्ष में, राइट। और हमने ये भी देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और अगर ये कोर्स करने के बाद ये स्टूडेंट जाता है और इसने अपने एसओपी में लिखा हुआ है कि अपनी कंट्री जाएगा, यानी कि इंडिया वापस जाएगा, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे हमें ये नहीं लगता है कि अपनी कंट्री में जाने में ये यहाँ से ज़्यादा फाइनेंशियली कैपेबल हो पाएगा या ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। तो हम इस बात पे भी अपना जो वेट है वो काफ़ी कम दे रहे हैं, और इससे हमें जो स्टूडेंट का इंटेंशन है उस पे कुछ शक हो रहा है। यानी कि इंटेंशन पे सवाल उन्होंने उठाया है कि इंटेंशन लग नहीं रहा है स्टूडेंट का कि ये वापस जाएगा। और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन में लिख दिया कि इन सब के बेसिस पे, इस क्लॉज के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, हम इस वीज़ा को रिजेक्ट करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ दोस्तों इन्होंने और यहाँ पे लिखी है, वो इन्होंने लिखा है कि रिव्यू के राइट्स इस स्टूडेंट के पास या जो भी एप्लीकेंट है उसके पास नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है किसी में माइनर कोई मिस्टेक हो या माइनर कोई इश्यूज हो, उसमें आपको रिव्यू के राइट्स दे दें उस डिसीजन के ऊपर, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिव्यू के राइट्स नहीं है। और जनरली ऐसा ही आता है कि रिव्यू के राइट्स नहीं मिलते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके भी कभी किसी के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं सपोज, और कुछ रीजन्स हैं, कुछ ऐसे इसके अलावा कोई और रीजन्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं और बाकी लोगों तक पहुँचे, ताकि सबकी हेल्प हो सके। देखो क्योंकि बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट चला जाता है जब आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा में, तो मेरे ख्याल से $700 या $800 के आसपास फीस होती है। तो अगर आपने अप्लाई किया, उसके अलावा एजेंट की फ़ीस आप देते हैं, आपने अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, तो आपके सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पैसे आपके बर्बाद ना हो, आप पहले से एक अच्छे से होमवर्क करके चलें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो अपना रिजेक्शन लेटर या रिजेक्शन रीजंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम वो सबके साथ शेयर कर सकें। चलिए ठीक है, ये वीडियो आपको मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बाय बाय।